नमस्कार दोस्तों, मैं गजपाल सिंह दागड़ कॉन्सेप्ट की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें जो राजस्थान का सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और जो सिलेबस के टॉपिक है उनको कवर करेंगे। आज जो पहली क्लास है इसमें हम देखते हैं राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके संदर्भ में बात करेंगे हम कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान को पढ़ने से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार है और कैसी है। इस भौगोलिक स्थिति से अर्थात जो राजस्थान है वह भूगोल अर्थात भूमि के किस भाग पर स्थित है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्थितियां जो दोस्तों वो तीन प्रकार से बनती है। स्थिति जो है वो तीन प्रकार से, पहली स्थिति तो ये बनती है कि जो ग्लोब है उस ग्लोब पर भारत जो है वो कौन सी, राजस्थान जो है वो ग्लोब पे किस स्थान पर स्थित है, एक तो ग्लोब पर। दूसरी बात करते हैं हम हमारे महाद्वीप पर, और अपने महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप पर इसकी स्थिति कहाँ है राजस्थान की। और तीसरी जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि भारत जो हमारा देश है उस भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो स्थिति के संदर्भ में हम तीन बात करेंगे, एक ग्लोब पर, दूसरी एशिया पर महाद्वीप पर, और तीसरी देश भारत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोब को समझने के लिए कि ग्लोब क्या है, तो जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी को समझने के लिए उसका एक मॉडल बनाया गया, उसका प्रारूप बनाया गया है। उस मॉडल या प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, यह एक ग्लोब है, यह पृथ्वी का समझने के लिए एक मॉडल बनाया गया है। यह एक ग्लोब है, यह भूमि है। इस भूमि के मध्य में एक रेखा, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, इस भूमि के मध्य में एक रेखा खींची गई है और इस मध्य में, भूमि के मध्य में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमि के मध्य की रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसी भूमि पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, आड़ी रेखाएं कह सकते हैं हम। इन आड़ी खींची जाने वाली रेखाओं को कैसी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो यह स्वयं कैसी रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कह सकते हैं। इसी रेखा को हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह इस पूरे गोले को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो है उत्तरी भाग और एक है दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो गोले के दो हिस्से करती है, तो ये तो हो गया एक उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण का जो गोलार्ध है उसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये दो इसके हिस्से हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम बात करते हैं कि यह जो रेखा है, यह भूमध्य रेखा, इस तो अक्षांशों में बांटेगी दो भाग में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह इसका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम कैसी रेखाएं कहते हैं, उन रेखाओं को हम दोस्तों देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम कहेंगे, यह देशांतर रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। यह कैसे दो भाग करती है, ये जो एक भाग है इसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। एक तो इसका हो गया पश्चिमी गोलार्ध और एक जो होगा वो होगा पूर्वी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध ये दो हिस्से होंगे। ये हमने समझे हैं कि रेखाएं, आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। खड़ी जो रेखा होगी वह देशांतर रेखा, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इस प्रकार के हिस्सों में हमारी पृथ्वी को विभाजित करती है। अब हम स्थिति समझने जा रहे हैं राजस्थान की। तो हमारा राजस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो जो राजस्थान है दोस्तों, यह राजस्थान की स्थिति यहाँ स्थित है हमारी पृथ्वी पर, यहाँ हमारा राजस्थान स्थित है। तो हम क्या कह पाएंगे इसे कि हमारा राजस्थान कौन से अक्षांश के सापेक्ष हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं देशांतर के सापेक्ष, तो देशांतर के सापेक्ष हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के सापेक्ष तो उत्तरी गोलार्ध है और देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर के सापेक्ष है पूर्वी गोलार्ध। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब के अकॉर्डिंग जो राजस्थान है उसकी स्थिति कहाँ है, ग्लोब के अकॉर्डिंग राजस्थान है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान स्थित है। ये तो बात होती है ग्लोब के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो राजस्थान है वह महाद्वीप के संदर्भ में बात करता है कि हमारा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप की स्थिति को अगर देखा जाए तो राजस्थान कहाँ स्थित है। ये महाद्वीप है, मान लीजिए एशिया महाद्वीप का नक्शा है यह, और इस एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है दक्षिण की ओर, और यहाँ दक्षिण की ओर भारत की स्थिति के मध्य में यहाँ स्थित है हमारा राज्य राजस्थान। यहाँ हमारा राजस्थान स्थित है। अगर इस स्थिति को समझने के लिए इसके अगर भाग किए जाए तो इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो यहाँ जब स्थिति बनेगी, यह जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है और यह दिशा पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण और पश्चिम में होने से हम क्या कह पाएंगे कि हमारा जो राज्य है राजस्थान, यह राजस्थान एशिया महाद्वीप के सापेक्ष किस ओर है, तो महाद्वीप के सापेक्ष कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम में, यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, महाद्वीप के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और अब हम तीसरी बात करते हैं, भारत देश के सापेक्ष अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत देश के सापेक्ष बताइए कि स्थिति कहाँ है, तो इस प्रकार से हमारा देश जो भारत है, उस भारत में जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों, ये राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से वर्णित की गई है। यहाँ जो है हमारा राज्य है राजस्थान, इस राजस्थान में समझने के लिए अगर इसको हम भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस ओर होगा, तो यहाँ भारत की स्थिति में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह भारत की उत्तर दिशा है और यह भारत की जो है वो पश्चिम दिशा है, और राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर और पश्चिम के मध्य स्थित है, और उत्तर और पश्चिम के मध्य स्थित होने से हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यह तीन प्रकार की स्थितियां हैं। अब प्रश्न चाहे हमें किसी प्रकार से पूछा जाए, हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि तीन स्थितियों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी तीन स्थितियां होगी। तीन स्थितियों के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है तो हम बता पाएंगे, और वो तीन स्थितियां कौन कौन सी होगी। एक तो यह कि ग्लोब के अकॉर्डिंग हमें पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ग्लोब के अकॉर्डिंग हम राजस्थान की स्थिति बताएंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की ओर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो एशिया के राजस्थान जो है एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और भारत के अकॉर्डिंग बताएंगे तो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के अकॉर्डिंग जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, कि हमारा जो राज्य है राजस्थान, इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ बात करते हैं अगर हम मील के संदर्भ में पूछा जाए तो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो मील में कितना होगा, तो 1,32,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील। यह अगर मील के अंदर पूछा जाता है तो अपना उत्तर होगा। अब जो राजस्थान है, ये राजस्थान जो है वो देश में, भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और पूरे देश का कितना भाग या कितना हिस्सा है यह, तो पूरे देश का 10.41%। पूरा जो भारत देश है उस भारत देश का 10.41% हिस्सा जो है वह राजस्थान के पास है, और हम इसको कह सकते हैं कि लगभग 11% हिस्सा या 10.41% हिस्सा यह राजस्थान के पास में है। स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं, या आकृति कह सकते हैं हम, कि राजस्थान की जो है वो आकृति किस प्रकार है। तो राजस्थान की आकृति को कहा गया है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति को बताया गया, और कुछ जो है इसको पतंगाकार के रूप में बताते हैं, पतंगाकार। और दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकृति है यह टी.एच. हेंडले के द्वारा बताई गई थी। टी.एच. हेंडले ने इस आकृति को बताया था। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में हमने देखा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान
का अगर मील के संदर्भ में क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हम बताएंगे 1,32,140 वर्ग किलोमीटर। और अगर बड़े राज्य की बात करती तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, जिसका भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 10.41%, जिसे लगभग 11% भी कहते हैं। राजस्थान की आकृति के संदर्भ में तो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या इसको पतंगाकार भी कहते हैं। और विषम कोणीय चतुर्भुज कहने वाले कौन थे, T.H. हेंडले, इन्होंने बताया था विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति के बारे में। अब देखते हैं आगे हम राजस्थान जो है उस राजस्थान के हम देखते हैं दोस्तों उत्तरतम दक्षिणतम स्थिति के बारे में। तो यह जो राजस्थान है, इस राजस्थान के हम देखते हैं कि सबसे जो उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में जो स्थित है, इस उत्तरतम स्थान को क्या कहते हैं, तो जो सबसे उत्तर में है उत्तरतम स्थान का नाम है कोणा गांव। ये कोणा गांव दोस्तों गंगानगर तहसील का है और इस गंगानगर तहसील का जिला भी गंगानगर ही है। कोणा गांव, तहसील गंगानगर, जिला गंगानगर। इसके अगर दक्षिणतम की बात करें हम, तो जो सबसे दक्षिण में है उसको हम दक्षिणतम कहेंगे, और जो सबसे दक्षिणतम गांव है उस गांव का नाम है दोस्तों बोरकुंड गांव जो है यह कुशलगढ़ तहसील का गांव है। कुशलगढ़ तहसील है और इसका जो जिला है कुशलगढ़ तहसील का यह है बांसवाड़ा जिला। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला और गांव का नाम क्या है, बोरकुंड है। यहाँ अब बात करते हैं अगर उत्तर से लगा करके दक्षिण तक राजस्थान की जो है वह लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर जो है वह उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की लंबाई है। अब अक्षांश की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान की हमने स्थिति में देखा था, भौगोलिक स्थिति में, कि यह जो पूरा ग्लोब है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश है, 90 अक्षांश इसके उत्तर में, जिनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 90 अक्षांश इसके दक्षिण में है, जिनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब राजस्थान की जो स्थिति है दोस्तों वो यहाँ है, राजस्थान की स्थिति यहाँ है। और जब अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो राजस्थान का कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने से जो अक्षांश है वो कैसे अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश से लगा करके उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश जो है इनकी स्थिति है। और गोलार्ध देशांतर के बात करते हैं तो देशांतर में स्थिति में कौन से गोलार्ध में है, यह पूर्वी गोलार्ध में। और पूर्वी गोलार्ध में होने से जो इनके दोनों देशांतर हैं उनको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। इस तरफ भी पूर्वी देशांतर और यहाँ भी जो देशांतर है वो भी होंगे पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय स्थिति में दोनों अक्षांशीय होंगे, उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति में जो दोनों देशांतर है वो कैसे होंगे, पूर्व में। कारण क्या है कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अब अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहाँ जो दक्षिणतम बिंदु है, इस दक्षिणतम बिंदु से है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ उत्तर की ओर है 23 से 30 डिग्री 12 मिनट। कैसे अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। यहाँ भी कैसे अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तरी राजस्थान में भी उत्तरी अक्षांश होंगे। राजस्थान दक्षिण है लेकिन अक्षांश कैसे होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। तो राजस्थान का अगर पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या बताएंगे हम, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 23 से 30 उत्तरी अक्षांश तक। यह अक्षांशीय स्थिति है। और यहाँ अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके हम बता देंगे कि 30 डिग्री 12 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 3 मिनट को घटा देंगे।
12 3 9 मिनट, और ये घटने पर आएगा 7 डिग्री। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 7 डिग्री और 9 मिनट होगा दोस्तों, 7 डिग्री और 9 मिनट। तो ये होगी अक्षांश के बारे में। क्लियर है? तो राजस्थान का उत्तरतम गांव कौन सा? कोणा गांव। राजस्थान का उत्तरतम गांव है दोस्तों कोणा गांव, जो गंगानगर तहसील में है और जिला भी गंगानगर है। राजस्थान के सबसे दक्षिण में गांव है वो है बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील है और जिला है बांसवाड़ा का। यहाँ कोणा गांव से लगा करके कुशलगढ़ तक की दूरी 826 किलोमीटर, उत्तरी राजस्थान से दक्षिणी राजस्थान की दूरी 826 किलोमीटर, या राजस्थान उत्तर से दक्षिण में कितना लंबा है? 826 किलोमीटर। राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या बताएंगे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं गौर से वापस आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान जरूर दक्षिण है, लेकिन अक्षांश कैसे होंगे? उत्तरी, क्योंकि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और विस्तार कहेंगे तो हम बड़े में से छोटे को घटाकर इसका विस्तार निकाल देंगे, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट है। यह है अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अब हम बात करते हैं देशांतर के बारे में कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, और राजस्थान जो है वह पश्चिम और पूर्व में स्थित जो गांव हैं उनके नाम भी देखते हैं। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है, इस पश्चिमतम गांव का नाम है कटरा गांव। कटरा गांव दोस्तों सम तहसील का है, और जो सम तहसील है वह जैसलमेर जिले की है। सम तहसील जो है वह जैसलमेर जिले की है। ये सबसे पश्चिमतम गांव है। अब बात करते हैं सबसे पूर्वतम गांव की। राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जो जगह है, इस जगह का नाम है दोस्तों सिलान गांव। सिलान, ये सिलान गांव जो है वो राजाखेड़ा तहसील का है, और जो राजाखेड़ा तहसील है उसका जिला है धौलपुर। राजाखेड़ा तहसील का जिला है धौलपुर। अब बात अगर हम करते हैं, ये तो जगहों के नाम हो गए। अब पश्चिम से लगाकर पूर्व तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, या पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की लंबाई कितनी, या राजस्थान की चौड़ाई कितनी, इस संदर्भ में तो यह है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर है। अब करते हैं देशांतर के संदर्भ में बात। तो राजस्थान के जो देशांतर है, देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय स्थिति बताइए। यह देशांतरीय पूर्वी गोलार्ध में होने से दोनों ही पूर्वी देशांतर होंगे। पूर्वी देशांतर कितने होंगे? 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये हो गए देशांतर। राजस्थान का हिस्सा पश्चिम है, लेकिन देशांतर कैसे होंगे? पूर्व होंगे। अब हम करेंगे कि देशांतरीय विस्तार बताइए। देशांतरीय विस्तार बताइए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो सामान्य सी बात है, जो बड़े देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट, इसमें से छोटे वाले जो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट, इसको घटा देंगे। यहाँ 17 में से 30 लेस नहीं होते हैं, तो पास में से हम एक जो है वो इसे लेते हैं, और ये जो एक लेते हैं, यहाँ से एक लेने पर पीछे कितना बन जाएगा? 7, यानी 77 बन जाएंगे। और जो एक लेते हैं वो यहाँ एक आने पर क्या बन जाएगा? ध्यान रहे, ये हमने 1 डिग्री लिया है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जो एक आएगा वो यह 60 बन जाएगा, और 60 और 17 प्लस होकर के बन जाएंगे 77। तो इसको लेस करने पर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार है। क्लियर है? तो राजस्थान का सबसे जो हम बात करेंगे पश्चिमी गांव कौन सा है राजस्थान का? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है कटरा, ये है सम जैसलमेर में, और पूर्व में है सिलान, राजाखेड़ा, धौलपुर। दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अब लंबाई के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर, और अभी हमने देखा था उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर, जो कितनी अधिक है?
जो दोस्तों 43 किलोमीटर अधिक है, अर्थात राजस्थान की चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की तुलना में 43 किलोमीटर अधिक है। यह है स्थिति के संदर्भ में। तो ये देखा अक्षांश से देशांतरी विस्तार और स्थिति के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के बारे में। पहले तो ये कर्क रेखा होती क्या है, किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, इस संदर्भ में जो ग्लोब की स्थिति हमने देखी है कि जो मॉडल बनाया जाता है पृथ्वी का हमें समझने के लिए उसको हम ग्लोब कहते हैं, और इसके बीचों बीच में जो रेखा खींची जाती है उसको भूमि के मध्य की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भी प्रदर्शित होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश होते हैं, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश होते हैं। यहाँ कुछ विशेष लाइन जो होती है उनको हम निर्धारित रूप से बताते हैं। जैसे ये एक रेखा है, इसका नाप है दोस्तों 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और उत्तर में है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, उत्तरी अक्षांश। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कौन सी रेखा कहते हैं, हम इसको कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री ठीक इसी तरीके से दक्षिण की तरफ होती है, ये हो गई 23.5 डिग्री, और इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इस रेखा को कैसी रेखा कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे, ये मकर रेखा है। अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। इस प्रकार यहाँ राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान के दक्षिण से यह कर्क रेखा गुजरती है, जिसको हम राजस्थान के मैप में बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अब कर्क रेखा की मैं स्थिति में बात करता हूँ तो राजस्थान के दक्षिण में जो यहाँ जिले हैं, राजस्थान के दक्षिण में यहाँ जिला है यह बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के समीप यहाँ जिला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के समीप का जिला डूंगरपुर है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है राजस्थान में, कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से, फिर से सुनिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी, जो 23.5 डिग्री है, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट, कौन सी, उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कैसी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा को छूती हुई, डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा को छूती हुई यह बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और राजस्थान में इस जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर। यह 24 किलोमीटर दूरी जो है वो राजस्थान में तय करती है, इतनी दूरी है इसकी यहाँ राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष स्थिति को लेकर के हम, कि सूर्य के सापेक्ष अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वह उत्तरायण और दक्षिणायन दो स्थितियों में जब सूर्य चमकता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, हम सामान्य से बात करेंगे कि सूर्य जो है वो अधिकतम सीधा उत्तर में कहाँ तक चमकता है, तो सूर्य अधिकतम सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। अधिकतम सीधा कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर। इसका मतलब सूर्य की सबसे अधिक सीधी किरणें राजस्थान में कहाँ होगी, कर्क रेखा पर होगी। तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें, अगर ये प्रश्न पूछा गया कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में, तो अपना उत्तर क्या होगा दोस्तों, बांसवाड़ा में, क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। फिर कहेंगे बांसवाड़ा के जस्ट बाद यानी तिरछापन हल्का सा कम कहाँ होता है, तो बांसवाड़ा के समीप का जिला है जिसका नाम देंगे हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर जिले में। और तिरछापन कहाँ बढ़ेगा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद हम तीसरे जिले का नाम देंगे प्रतापगढ़। ये सीक्वेंस भी पूछी जाती है। प्रतापगढ़ के बाद का जिला, ये यहाँ से जो जिला लेंगे हम वो है झालावाड़, इसकी स्थिति है। और झालावाड़ के बाद यहाँ जिला स्थित होगा उदयपुर, यह क्रम है इसका, उदयपुर। तो सूर्य की जो सीधी किरणें सर्वाधिक कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा से। फिर इसका तिरछापन किस ओर होगा, इससे कम सीधी पड़ेगी डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर। इस तरीके से जैसे हम उत्तर में जाएंगे इसका तिरछापन बढ़ता जाएगा, उत्तर में तिरछापन बढ़ता जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है
वो तिरछापन क्या होगा, बढ़ेगा, तिरछापन बढ़ेगा। इसके विपरीत ये कहा जाए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो सीधापन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे दक्षिण में आएंगे किरणें सीधी होगी, उत्तर में जाएंगे किरणें तिरछी होगी। तो एक प्रश्न तो ये हुआ, सबसे सीधी किरणें कहाँ, बांसवाड़ा। अगर कहा जाए सबसे तिरछी किरणें कहाँ, तो उत्तर क्या होगा अपना, सबसे तिरछी किरणें होगी गंगानगर, गंगानगर। और क्रम में पूछे तो उससे पहले हम कहेंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो ये सूर्य की किरणों के सीधेपन और तिरछेपन की हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे सीधी कौन सी जगह पड़ेगी, तो बांसवाड़ा में। सबसे तिरछी कहाँ होगी, सबसे तिरछी किरणें कहाँ होगी, गंगानगर में। क्रम को इस प्रकार से जमाते हुए हम लिखेंगे सीधेपन और तिरछेपन के बारे में। अब दिन रात के संदर्भ में बात करते हैं। कि जब सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, कर्क रेखा पर जब सीधा चमकेगा सूर्य, उस समय ये बात करता हूं कर्क रेखा की, रेखा हो गई कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर क्या है, सूर्य चमक रहा है। सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमक रहा है। जब सूर्य सीधा होगा तो यहाँ जो ऋतु कौन सी होगी, वह ग्रीष्म ऋतु होगी। और ग्रीष्म ऋतु होने से यहाँ का दिन जो है, तो दिन कैसा होगा, बड़ा होगा, दिन होगा बड़ा। और दिन बड़ा होगा तो इसके ओपोजिट हम क्या कह सकेंगे, रात जो होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। और यह स्थिति कब बनती है दोस्तों, यह स्थिति बनती है 21 जून को, 21 जून को। अगर प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो अपना उत्तर क्या होगा, 21 जून। राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है, अपना उत्तर होगा 21 जून। इस दिन सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर। अब इसके ओपोजिट स्थिति को लेकर के हम बात करते हैं। इसकी ओपोजिट स्थिति में लेकर हम बात इस प्रकार करेंगे कि जैसे बड़ा दिन हुआ, अब हम कहेंगे कि सबसे, अब इस प्रकार पहले बड़े दिन के बारे में, अब कहेंगे कि सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे छोटा दिन। और इसके ओपोजिट कहेंगे बड़ी रात। जब दिन छोटा होगा तो रात कैसी होगी दोस्तों, रात बड़ी होगी। और यह स्थिति कब बनेगी, यह स्थिति बनेगी 22 दिसंबर को, यह स्थिति बनेगी 22 दिसंबर को। कारण क्या कि इस दिन सूर्य कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पर। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो दोनों के उत्तर से ध्यान रखें आप, कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को। और इस समय राजस्थान में कैसी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी, सर्दी का मौसम होगा, ठीक है। तो सबसे राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब है, 21 जून को, छोटी रात 21 जून। राजस्थान में छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। बड़ी रात कब होगी, सबसे बड़ी रात होगी वो होगी 22 दिसंबर को। बड़े दिन के समय सूर्य कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर। और छोटे दिन के समय कहाँ होगा, मकर रेखा पर। ऋतु कैसी होगी, जब दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा तो गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं तो ग्रीष्म कैसी होगी, ग्रीष्म। और छोटे दिन होते हैं सर्दियों में, तो छोटे दिन में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। अब सूर्योदय के संदर्भ में हम बात करते हैं। प्रश्न आता है परीक्षा में कि राजस्थान जो है वहाँ सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है और सूर्यास्त जो है वो सबसे पहले कहाँ होता है। इस संदर्भ में अब हम बात करते हैं। इस राजस्थान के संदर्भ में समझते हैं दोस्तों, ये जो राजस्थान है यह स्थिति तो हो गई अपने उत्तर दिशा की, उत्तर के बाद में यह स्थिति दक्षिण में, यह दिशा हो गई पश्चिम दिशा, और यह दिशा हो गई पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। अब जब हम बात करते हैं दिशाओं के संदर्भ में, तो हमें पता है कि जो सूर्योदय होता है वो कौन सी दिशा से होता है, सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, सब जानते हैं सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है। सूर्य ये निकल गया, और सूर्य निकलता है किस दिशा से, पूर्व दिशा से। जब पूर्व दिशा से सूर्य निकलेगा और सूर्य की किरणें आएगी, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले राजस्थान के कौन से हिस्से को स्पर्श करेगी, वह जिला जो राजस्थान के सबसे पूर्व में है। और हम जानते हैं यहाँ जो पूर्व में राजस्थान का जो जिला है, उस जिले का क्या नाम है दोस्तों, इस जिले का नाम है धौलपुर। अर्थात सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा,
धौलपुर में होगा। और जहां सूर्योदय पहले होगा वहीं सूर्यास्त भी पहले होगा, सूर्यास्त। तो सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों ही सबसे पहले कहाँ होते हैं? पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही पहले कहाँ होते हैं? धौलपुर में। और जब ये सूर्य की किरणें आगे बढ़ेगी, सूर्य की किरणें आगे बढ़ेगी तो सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचेगी? यह सबसे लास्ट में सबसे पश्चिम में पहुँचेगी। और जो यहाँ पश्चिम में जिला है उस जिले का क्या नाम है? जैसलमेर। तो हम कह सकते हैं कि जैसलमेर के अंदर सबसे बाद में क्या होगा? बाद में होगा सूर्योदय और सबसे बाद में ही होगा यहाँ का सूर्यास्त। बाद में ही होगा सूर्योदय और बाद में ही सूर्यास्त। 4 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होता है? धौलपुर। राजस्थान के सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर। सबसे बाद में सूर्यास्त भी कहाँ होता है? तो जैसलमेर। ये अपने उत्तर रहेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त को लेकर के। तो अभी तक बात की हमने राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में कि राजस्थान की स्थिति जो है वो ग्लोब के सापेक्ष कहाँ है? महाद्वीप के सापेक्ष कहाँ है? और राजस्थान की स्थिति जो है वो देश के सापेक्ष कहाँ? उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कितना हिस्सा, जो देश का हिस्सा कितना है, आकृति कैसी है, यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व के पश्चिम की लंबाई कितनी है, इस संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। कर्क रेखा के संदर्भ में हमने बात की है कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकलती है। बड़ा दिन छोटा दिन कौन सा होता है? अब बात करते हैं दोस्तों हम स्थलीय सीमा के संदर्भ में। स्थलीय सीमा के संदर्भ में आंकड़े हैं, बड़े व्यवस्थित रूप से दिमाग में जमाते जाएं। एक आध बार इसकी रिवीजन करके आप स्वयं प्रैक्टिस करें। बड़ा आसान सा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमारा राजस्थान है, हम अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा के बारे में। तो ये जो है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्थलीय सीमा। अब देखिए स्थलीय सीमा किसको कहेंगे कि राजस्थान जो है और उसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे 2 प्रकार की बाउंड्री हो सकती है। एक तो हो सकती थल की बाउंड्री, उसे तो हम कहेंगे स्थलीय। और दूसरा, अगर कहीं समुद्र या महासागर है तो वहां तट बनाएगी तो तटीय सीमा होगी। राजस्थान के किसी बॉर्डर पे कोई इस प्रकार का समुद्र नहीं है तो राजस्थान कोई तटीय सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान की पूरी सीमा कैसी है? स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। अब ये जो स्थलीय सीमा है वह किसी देश को टच करती है कि राज्य को टच करती है? जहां देश को टच करेगी, किसी राष्ट्र, देश मतलब राष्ट्र, उसको हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। जहां देश को टच करेगी उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जहां पर यह राज्य को टच करेगी उसे कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। तो सीमाएं 2 प्रकार के, एक तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक हो गई अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय, क्या राजस्थान, हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की। क्या राजस्थान किसी राष्ट्र को टच करता है? क्या राजस्थान पाकिस्तान को स्पर्श करता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान देश के अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करता है? देश के अन्य 5 राज्यों को स्पर्श करता है। वो कैसी सीमा हो जाएगी? वो होगी अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान पाकिस्तान के जो साथ सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और राज्यों के साथ सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। पूरी स्थलीय सीमा की बात हम करेंगे 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की टोटल जो बाउंड्री है वो है 5920 किलोमीटर। उसमें से पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1020 किलोमीटर और राज्यों के साथ में है वो है 4850 किलोमीटर। अब इस सीमाओं के बारे में विस्तार से देखते हैं। क्लियर है ये? तो अब बढ़ते हैं सीमाओं के बारे में, आगे विस्तार से हम बात करेंगे। तो अब सीमाओं को समझते हैं हम कि राजस्थान की 2 सीमाएं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। ये जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का नाम है पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, यह सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है पाकिस्तान की सीमाएं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ गंगानगर से प्रारंभ होती है। गंगानगर का एक गांव या कस्बा है जिसको हम कहेंगे हिंदूमल कोट, उसका नाम है
हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लगा करके, ये गंगानगर जो का हिंदुमल कोट जो है वो कौन से जिले का है? गंगानगर। गंगानगर के हिंदुमल कोट से लगा करके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और लास्ट यहाँ बाड़मेर, और बाड़मेर की जो जगह है उसका नाम है बाखासर। बाखासर दोस्तों गांव का नाम है बाखासर। बाखासर जो है वो शाहगढ़ तहसील का है, बाखासर शाहगढ़, और जिला है बाड़मेर। ये माउंटबेटन योजना बनी थी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, और उस माउंटबेटन योजना के तहत सर सिरिल रेडक्लिफ को कहा गया था कि आप भारत और पाकिस्तान का विभाजन कीजिए। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक रेखा का अंकन किया और उन्हीं के नाम से इस रेखा का नाम पड़ा, और इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा, ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से पड़ी रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। प्रश्न बनता है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। यह जो सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा, यह कहां से कहां तक है? यह हिंदुमल कोट गंगानगर से लगा करके बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक स्थित है। यहाँ बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर यहाँ से लगाते हुए ये पूरे इन 4 जिलों को स्पर्श करते हुए ये हिंदुमल कोट तक फैली हुई है। अब प्रश्न ये होता है कि राजस्थान के कितने जिले इस रेडक्लिफ रेखा पर स्थित है या संलग्न है? राजस्थान के दोस्तों 4 जिले इस रेडक्लिफ रेखा पर है। कौन कौन से? एक गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा जिला स्थित है वो है बाड़मेर। सीक्वेंस ध्यान रखना आप, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर विपरीत क्रम में पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 जिले। कौन सा जिला कितनी सीमा को स्पर्श करता है? गंगानगर जो है वो इस सीमा रेखा को 210 किलोमीटर स्पर्श करता है। 210 किलोमीटर गंगानगर 210 किलोमीटर जो है वो सीमा रेखा को स्पर्श करता है। (210 किलोमीटर। इसके बाद बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर दोस्तों 168 किलोमीटर सीमा को स्पर्श करता है। जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर स्पर्श करता है। और बाड़मेर जो है यह 228 किलोमीटर सीमा को स्पर्श करता है। अब ये सारे सीमाएं आ गई हैं और इन चारों को अगर टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा? 1070 किलोमीटर। तो गंगानगर तो हो गया 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, 464 किलोमीटर है जैसलमेर और 228 किलोमीटर है बाड़मेर। अब प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा जिला है जो रेडक्लिफ रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करता है? अपना उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक स्पर्श करता है। कितना स्पर्श करता है? 464 किलोमीटर। वह कौन सा जिला है जो रेडक्लिफ रेखा को सबसे कम स्पर्श करता है? कम स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? बीकानेर, जो सबसे कम स्पर्श करता है 168 किलोमीटर। अब अगर ये पूछा जाए कि इस रेडक्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है, तो सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है? सबसे नजदीक जो शहर है उसका नाम है गंगानगर। रेडक्लिफ रेखा के सबसे नजदीक है दोस्तों गंगानगर। और सबसे दूर की बात करते हैं तो दूर स्थित शहर कौन सा है? बीकानेर। रेडक्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? बीकानेर। तो कुल मिला के यह एक रेडक्लिफ रेखा, वापस से सुनिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया तब सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का अंकन किया था, इसलिए इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम हो गया रेडक्लिफ रेखा, जिसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। यहाँ 4 जिले स्पर्श करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनकी स्पर्श करने की दूरी जो है 210 किलोमीटर, 168, 464 और 228 किलोमीटर। यह जो सीमा रेखा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से लगा करके बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक फैली हुई है। यहाँ पर 4 जिले इसको स्पर्श करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके विपरीत राज्यों के संदर्भ में। क्लियर है? अब चलते हैं हम राज्य कितने स्पर्श करते हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो 5 ऐसे राज्य हैं राजस्थान के अतिरिक्त
जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 राज्य, यहाँ तो हो गया। इधर में तो हमने देखा एक राष्ट्र है जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ जो बात करेंगे, यहाँ उत्तर में जो है वो है पंजाब, मैं लिखता हूँ पीबी। उत्तर पूर्व में, दिशाओं का भी आप ध्यान रखें, उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में यानी उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व में यहाँ है वो है हरियाणा, मैंने लिखा है HR। अब राजस्थान के पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, यहाँ है उत्तर प्रदेश, जिसको लिखा UP। राजस्थान के ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्पर्श करता है, MP, मध्य प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण में है GJ का गुजरात, जिसको हमने लिखा है GJ के माध्यम से। तो यह 5 राज्य है। क्रम से बताइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। विपरीत क्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब कितने राजस्थान के कितने जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं? राजस्थान के 2 जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं और पंजाब के 2 जिले राजस्थान को। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? राजस्थान के 7 जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान को टच करते हैं। राजस्थान के कितने जिले यूपी को टच करते हैं? 2 जिले, और 2 ही जिले यूपी के राजस्थान को टच करते हैं। राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं? 10 जिले, और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं। गुजरात को, राजस्थान के कितने जिले गुजरात को टच करते हैं? गुजरात को करते हैं दोस्तों 6 जिले, और गुजरात के फिर 6 जिले जो है वो राजस्थान को टच करते हैं। गुजरात के 6 जिले राजस्थान को टच करते हैं। तो हिसाब बराबर है, जितने राजस्थान के टच करते हैं उतने ही पड़ोसी राज्य वापस इन्हें टच करते हैं। पंजाब 2, हरियाणा 7, 2, 10 और 6। अब सीमा देखते हैं, कितने स्थलीय सीमा है। तो उसको याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि ये है पंजाब, और पंजाब के हैं एक सरदार जी। सरदार जी की फेवरेट थी बुलेट, उनकी बाइक थी बुलेट। उन्हें एक नई बाइक खरीदनी थी, नई बुलेट खरीदनी थी। तो नई बाइक या बुलेट खरीदने के लिए पंजाब में उनको नहीं मिली, तो वो पड़ोसी राज्य में गए। पड़ोसी राज्य कौन सा? हरियाणा। वहां से उन्होंने एक नई बाइक ली और नई बाइक का अपना फेवरेट नंबर, लकी नंबर था, वो लगवाया। इनका लकी नंबर था 1262, 1262, ये लगवाया हरियाणा में। हरियाणा में नंबर लगवाकर ये वापस गए पंजाब, अपने गांव। पंजाब गए तब इनके मित्रों ने देखा कि यार बुलेट तो नहीं है, लेकिन इनका नंबर कुछ पुराना सा है, पुराना नंबर है, इसका मतलब पुरानी है क्या? तो पूछा सरदार जी को, तो सरदार जी ने पंजाबी भाषा में कहा कि वो 89 है जी, 89। नई को क्या कहते हैं? 89, 89 है जी। तो ये लिख दिया 89, पंजाब 89। फिर सरदार जी बुलेट लेकर घूमने के लिए निकले। यहाँ तो थार का मरुस्थल है, क्या घूमे, सीधे गए दक्षिण की तरफ। यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां कोई आदिवासी इनको दिखा। आदिवासी ने पहली बार सरदार जी को देखा, बड़ा डील डोल पगड़ी पहनी हुई, और जब सरदार जी ने उससे बात करनी चाहिए तो उसको कुछ बोलने के लिए कहा पंजाबी भाषा में, और 10 भाई 10 की, तो 10 क्या कहा? 10 भाई 10, 10 भाई 10 भाई, यानी गुजरात के साथ सीमा कितनी? 10 भाई। तो सरदार जी ने कहा 10 भाई 10 की, तो 10, तो ये 10 भाई। अब यहां से सरदार जी आगे निकले और आगे निकलते हुए विचार करने लगे, यार कैसा आदमी मिला मेरे को। इसकी मां ने इसको कोई संस्कार दिए ही नहीं, इसके पापा ने भी इसको कोई संस्कार नहीं दिए। आधे आधे दिए होते, 8 तो भी 16 संस्कार पूरे हो जाते। ये 16 संस्कारों की बात करते हुए आगे निकले, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ इनको मजा आने लगा, क्योंकि यहाँ भरतपुर धौलपुर है और यहाँ जाट वंश का राज था। यहाँ जाट वंश का राज था और उनके ही थे बड़े ठाट, क्योंकि वो रहते थे साथ साथ। बड़े ही थे ठाट, क्योंकि वो रहते थे साथ साथ। तो ये है दोस्तों सीमाएं। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600, और गुजरात के साथ में है 1022, 1022। अब मैं 2 प्रश्न पूछूं, क्या आप उत्तर दे पाएंगे? पहला प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश। कितनी लगती है? 1600। अगर न्यूनतम पूछो तो
पंजाब कितनी 89, बिल्कुल सही। अब इसको हम एक इंडेक्स के रूप में लिखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने जिले किसे स्पर्श करते हैं, कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने देख लिया कि पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब बात करते हैं वे जिले जो पंजाब को स्पर्श करते हैं। हमने देखा था कितने जिले हैं, 2 जिले। वे 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। तो ध्यान रखिएगा, गंगानगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। वो पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है और पंजाब को भी स्पर्श करता है। ये हो गए 2 जिले तो पंजाब के। अब बात करेंगे हम पंजाब के अलावा हरियाणा की, कि हरियाणा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 7 जिले। कौन कौन से हैं, तो यहाँ हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ पंजाब को भी स्पर्श करता है और हरियाणा को भी, हनुमानगढ़। इसके बाद में शेखावाटी कहते हैं जिसको, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसके अलावा जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले किसे स्पर्श करते हैं, हरियाणा को स्पर्श करते हैं। हरियाणा से आगे बढ़ के हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 2 जिले। कौन कौन से, एक तो भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। ये 2 जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले हैं 10। शुरू कहाँ से करेंगे हम, धौलपुर से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़। इसके बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो धौलपुर से लगा करके बांसवाड़ा तक ये 10 जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश को। इसके पश्चात हम बात करते हैं गुजरात की। जो दक्षिण में है गुजरात, गुजरात को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 6। कहाँ से, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये 6 जिले किससे स्पर्श करते हैं, गुजरात को। तो यह आप देखें मैप में और इसकी प्रैक्टिस करें और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, 4 हैं। वह जिला जो पंजाब और पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करता है, गंगानगर। वह जिला जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करता है, बाड़मेर। वह जिला जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है, धौलपुर। वह जिला जो हरियाणा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, भरतपुर। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं प्रश्न कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, 4 जिले। दूसरा प्रश्न ये कि राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है, उस अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। क्या मतलब, अंतरराज्यीय स्थित से जिले से हम शुरू होंगे, गंगानगर से लगा करके पूरे जिलों की काउंटिंग करते हुए बाड़मेर तक। ऐसे जिले कितने हैं, 23 जिले हैं, 23 जिले ऐसे हैं। अब ये कहूं कि कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं, कुल सीमावर्ती जिले, कुल सीमावर्ती जिले कितने, अर्थात सीमा पर स्थित कुल जिले। यहां गंगानगर से लगा करके पूरा अगर एक सर्कल निकालते हैं राजस्थान का, तो टोटली जिले कितने हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सामान्य कर देते हैं, ये 4 तो पाकिस्तान के साथ है, 23 है राज्यों के साथ, टोटल करके लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 जिले इसमें से जो दोनों को टच करते हैं, कॉमन है, ध्यान रखिए, एक गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। तो हम काउंट करके क्या बनाएंगे, टोटली 25। तो सीमा पर टोटल कितने जिले हैं, 25 जिले हैं। अब सीमा पर 25 है तो हम कहेंगे मध्यवर्ती जिले कितने हैं, मध्यवर्ती जिले यानी कि बीच में है, जो न तो राज्य को स्पर्श करते हैं और न ही राष्ट्र को स्पर्श करते हैं, ऐसे जिले कितने हैं, ऐसे जिले हैं 8 जो मध्यवर्ती हैं, और 8 और 25 टोटली कितने जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले हैं। क्लियर, ये प्रश्न आते हैं तो गौर कीजिए। राष्ट्र पाकिस्तान पर
4, राज्यों को स्पर्श करने वाले 23, टोटल सीमावर्ती 25 और मध्यवर्ती जिले की हम बात करेंगे तो 8 जिले हैं। अब मध्यवर्ती 8 जिले कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती 8 जिले कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती 8 जिले, मध्यवर्ती 8 जिले हैं दोस्तों, अजमेर, बूंदी, पाली, दौसा, जोधपुर, राजसमंद, नागौर और टोंक। ये ऐसे 8 जिले हैं जो न तो किसी राष्ट्र को स्पर्श करते हैं और न ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं, जो राजस्थान के मध्य में है, इसलिए हमने कह दिया मध्यवर्ती जिले 8 है। इसके अतिरिक्त 25 जिले हैं जो सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले हैं योगी? ये अजमेर, बूंदी, पाली, दौसा, जोधपुर, राजसमंद, नागौर और टोंक। ये ऐसा कौन सा जिला है जिसको सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं? ऐसा जिला है दोस्तों पाली जिला। पाली जिला एक ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ सर्वाधिक जिले इसको स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श करते हैं पाली जिले को? सर्वाधिक 8 जिले हैं जो पाली को स्पर्श करते हैं। 8 जिलों की तरफ से यह गिरा हुआ है बीच में पाली, जो 8 जिले हैं वो इसको स्पर्श करते हैं। अब जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल के अगर संदर्भ में बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा जिला है क्षेत्रफल में वो है जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर है सबसे छोटा जिला। इनके क्षेत्रफल के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, ये है जैसलमेर का, और 30-33 वर्ग किलोमीटर ये जो क्षेत्रफल है वो है धौलपुर का, 30-33 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के बारे में अगर पूछा जाता है तो प्रतिशत भी हम बता सकते हैं। प्रतिशत जो है इसका तो है 11.22%, पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 11.22, और धौलपुर जो है वह 0.88%, पूरे राजस्थान का 0.88% जो है वह हिस्सा है। तो बड़े जिले के बारे में अगर पूछा जाए तो अपना उत्तर है जैसलमेर, और छोटा जिला पूछा जाए तो अपना उत्तर होगा धौलपुर होगा। जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो ये तो थी बात क्षेत्रफल की। अब ये कहा जाए कि जनसंख्या के आधार पर बताइए, क्या बताइए कि बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला है जयपुर। जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। और जनसंख्या के आधार पर कहा जाए कि छोटा जिला कौन सा है, तो छोटे जिले के रूप में हम बताएंगे कि जनसंख्या जो सबसे न्यूनतम है वह है जैसलमेर की। क्षेत्रफल में जरूर जैसलमेर बड़ा है लेकिन जनसंख्या में छोटा है। तो जनसंख्या कितनी है इसकी? तो है 66.63 लाख, यानी कि 66.63 लाख, और जो इसकी है वो 6.7 लाख के करीब है, 6.7 लाख, और ये 66 लाख के करीब, 10 गुना डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये हो गया क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या बताया गया? सॉरी, जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में अगर बड़ा जिला पूछे तो हम बताएंगे जयपुर, और छोटा जिला पूछा जाए तो बताया जाएगा जैसलमेर के बारे में। ये हुई क्षेत्रफल और जनसंख्या के संदर्भ में बात। और अब बात करते हैं नगर के बारे में। अगर पूछा जाए कि नगर बताइए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बड़ा नगर तो है राजधानी जयपुर। और छोटा नगर के बारे में अगर पूछा जाता है तो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है, उसका नाम है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा जो नगर है वह बांसवाड़ा जिले का है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये प्रमुख ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। तो नगर के बारे में अगर हम पूछा जाए तो बताएंगे बड़ा जो है वो तो है जयपुर, और छोटा है वो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया।
छोटानगर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के बारे में। अभी बात करते हैं उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु की। राजस्थान का जो उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु किसे कहेंगे? जो सबसे अधिक ऊंचाई पर हो उसको कहेंगे उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु कौन सा है? और फिर हम बात करेंगे निम्नतम बिंदु की, यानी कि सबसे नीचाई पर स्थित बिंदु कौन सा है, निम्नतम बिंदु के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान का सबसे जो उच्चतम बिंदु है दोस्तों, उसे कहते हैं गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहाँ है? यह गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की एक पर्वत चोटी है। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला, राजस्थान की नहीं विश्व की प्राचीन वलित श्रृंखला है, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। और ये कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा है, क्योंकि वहां पर दत्तात्रेय गुरु का जो है वो आश्रम बना हुआ था, टेम्पल बना है। तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित ये सबसे उच्चतम स्थान है। सबसे निचतम स्थान यानी निम्नतम की बात करें, सबसे नीचे पे स्थान कौन सा है? तो उसके संदर्भ में जो प्राचीन समय में तैतीस महासागर हुआ था उसके अवशेष के रूप में आज हम किसको समझते हैं? सांबर झील को, जो राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उस सांबर झील को। तो जो सांबर झील है यह राज्य का सबसे निम्नतम स्थान समझा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से भी नीचे आंकी जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से भी कम है। अब जिलों के संदर्भ में अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिले हैं उस जिलों के संदर्भ में कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूर्ण हुआ था 56 को, उस समय राजस्थान में कितने जिले बने थे? उस समय राजस्थान में जिले बने थे 26 जिले, टोटली 26 जिले थे। और वर्तमान में कितने हैं? 33 जिले हैं। यह 26 जिलों से 33 जिलों का क्रम क्या रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 26 के बाद 27वां जिला कौन सा बना? 27वां जिला बना दोस्तों धौलपुर। 27वां जिला बना है धौलपुर। और जो धौलपुर जिला बना यह बना है 15 अप्रैल 1982 को। इसकी जो तिथि थी वो है 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां जिला बना। अब 3 जिले एक साथ में बने थे, उनके बारे में बात करता हूं। 27 के बाद में नंबर देते हैं 28, 29 और 30। ये जो 3 जिले हैं कौन कौन से जिले बने इसके बाद में? 12, दौसा और राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद, ये जो तीनों जिले हैं ये एक साथ में बने थे और ये बने हैं 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों साथ में बनते हैं। इसके बाद में जो जिला बना 31वां जिला बना दोस्तों हनुमानगढ़। 31वां जिला बना हनुमानगढ़। और जो हनुमानगढ़ है यह बना था दोस्तों 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1994 को। इसके बाद बात करेंगे हम अगले जिले की। 32वें नंबर पे जो जिला बना वो है करौली। 32वां जिला के रूप में कौन बना है? करौली। यह बना था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1997 को, 97 को। और लास्ट जो जिले हम बात करेंगे, लास्ट बना है 33वां जिला। और 33वां जिला बना है लास्ट प्रतापगढ़। ये 33वें जिले के रूप में अभी तक का अंतिम जिला है। और यह बना था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को यह जिला बना था। तो ये है राजस्थान के जिलों के क्रम में कि राजस्थान का एकीकरण लास्ट हुआ था 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। उस समय जिले कितने थे? 26। 27 के जिले कौन सा बना है? धौलपुर, तारीख 15 अप्रैल। ये 28, 29, 30, 212 राजसमंद, ये 10 अप्रैल 91 को बने थे। हनुमानगढ़ 94 में, 97 में करौली और प्रतापगढ़ बना था 2008 के अंदर।
ये दोस्तों राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति थी, उसकी स्थिति और उसके विस्तार और पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्यों के बारे में हमने इस क्लास में काफ़ी सारी जानकारी देखी है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान से रिलेटेड जो है आगे क्लास में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारी चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।